हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज के इस वीडियो में हम लोग 22 से लेकर 28 जुलाई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जुलाई का लास्ट वीक का पेंडिंग रह रहा था, तो उसी सारी चीज़ को हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, 28 तक का आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे और कल हम लोग जो है 29 से लेकर 31 जुलाई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद में कुछ भी पेंडिंग नहीं रह जाएगा। अगस्त मंथ की जो PDF है वो अपने ऐप पर डाल दी गई है। जो लोग नए हैं, अगर उनको नहीं पता, उनके लिए बता दिया जाए कि हम लोगों ने अपना ऐप लॉन्च किया हुआ है और जहाँ पर आप लोगों को सारी PDF जो है मंथली बेसिस पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, डायरेक्ट PDF का लिंक दिया गया है। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो जाकर आप लोग वहाँ से PDF वगैरह को परचेज कर सकते हैं। और ऑलरेडी जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड कर रखा है, जो लोग PDF वगैरह परचेज करते हैं, उन लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वो लोग प्ले स्टोर पर जाकर ऐप की रेटिंग दें। ठीक है ना, जो भी हमारा अपना ऐप है यदि पाई आर स्क्वायर का, वहाँ पर जाकर आप लोग इसको रिव्यू कर सकते हैं, रेटिंग दे सकते हैं, कमेंट वगैरह आप लोगों को मतलब जो देना है आप दे सकते हैं वहाँ पर जाकर। तो एटलीस्ट ये काम करिए आप लोग, इसमें आप लोगों को कुछ पैसे नहीं लगने वाले हैं। नॉर्मल तरीके से आप लोग प्ले स्टोर में जाइए, रेटिंग दीजिए, रिव्यू करिए इसको। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे जुलाई का। और जुलाई का पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है और इसमें बोला गया है कि IBBI इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस एंड कॉर्पोरेट पर्सन रेगुलेशन 2016 हैज़ रिसेंटली बीन अमेंडेड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन टू इनहेंस द डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा IBBI कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया विनियम 2016 को हाल ही में किस संगठन द्वारा कॉर्पोरेट दिवाला कार्यवाही में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया है। हिंदी भी नहीं समझ में आ रही हो, इंग्लिश भी नहीं समझ में आ रही हो, सीधे सीधे इसमें ये पूछा गया है कि ये जो IBBI इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्सन रेगुलेशन 2016 है, अभी हाल ही में इसको कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कौन सी संस्था के द्वारा अमेंड किया गया है, ये इसमें पूछा गया। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को और एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा अभी जुलाई में IBBI इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्सन रेगुलेशन 2016 को अमेंड किया गया। ठीक है, और ये अमेंडमेंट क्यों किया गया ये भी हम लोग जान लेते हैं। इस अमेंडमेंट भाई कोई चेंज अगर किया जाता है, कोई अमेंडमेंट किसी नियम कानून में किया जाता है तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है, कुछ रीज़न होता है। तो वही रीज़न हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि क्यों अमेंडमेंट किया गया है इसमें। ठीक है, तो कॉर्पोरेट्स के लिए जो दिवालियापन समाधान प्रक्रिया है उसमें अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए अमेंडमेंट किया गया है। और ये क्वेश्चन में ही दिया गया है, टू इनहेंस द डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। ठीक ना, तो जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग है उसमें डिसिप्लिन, अनुशासन, ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही को बढ़ाने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया है। ठीक, और इस संशोधन के तहत में कॉर्पोरेट्स के दिवालियापन समाधान प्रक्रिया यानी कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस CIRP जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका संचालन करने वाले इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के लिए ये जरूरी होगा कि वो कॉर्पोरेट डेप्टर, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट देनदार, ठीक ना, कॉर्पोरेट डेप्टर के वर्तमान नाम एवं जो उनका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उसके पते के साथ साथ में उसके पते को दिवालिया प्रक्रिया शुरू होने से 2 वर्ष पूर्व तक की अवधि में उसके नाम अथवा पंजीकृत कार्यालय के पते पर में हुए बदलावों का खुलासा कर सके। ठीक है ना, और ये कब तक की टाइम डेडलाइन दी गई है, 2 साल। ठीक है ना, 2 साल तक के लिए दिया गया। ठीक है ना, उसका जो है बदलावों का खुलासा कर सके और सभी कम्युनिकेटिंग रिकॉर्ड्स में उसका उल्लेख भी कर सके। ठीक है, नहीं समझ में आएगा एक बार तो फिर से मैं समझाता हूँ, फिर से सुनो आप लोग इन सारी चीज़ों को। इस संशोधन के तहत में कॉर्पोरेट्स के दिवालियापन समाधान प्रक्रिया यानी कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं CIRP, ठीक है ना, CIRP का संचालन करने वाले इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, जो लोग भी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का संचालन करेंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के लिए ये जरूरी होगा कि वो कॉर्पोरेट डेप्टर यानी कि कॉर्पोरेट देनदार के वर्तमान नाम एवं पंजीकृत कार्यालय के पते के साथ दिवालिया प्रक्रिया शुरू होने से 2 वर्ष पूर्व तक की अवधि में उसके नाम अथवा पंजीकृत कार्यालय के पते में हुए बदलावों का खुलासा करें। कितने बार उसके एड्रेस वगैरह में, नाम में क्या चेंज हुआ, इन सारी चीज़ों का खुलासा करें और सभी कम्युनिकेटिंग रिकॉर्ड में उसका उल्लेख भी करें। ये टाइम लिमिट आप लोग याद रखना। ठीक है, 2 साल का जो डेडलाइन दी गई ये आप लोग याद रखना, 2 साल का टाइम लिमिट याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, और अमेंडमेंट में यह भी प्रावधान है कि IRP और RP के
आरपी के किसी अन्य प्रोफेशनल्स की को भी नियुक्त किया जा सकता है, ठीक ना। ये भी प्रावधान है कि आईआरपी या आरपी के किसी अन्य प्रोफेशनल्स की भी नियुक्ति की जा सकती है। आईआरपी यानी कि इंटरिम रेजुलेशन प्रोफेशनल, आरपी यानी कि रेजुलेशन प्रोफेशनल्स, ठीक। और आईबीबीआई इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। और अगर हम लोग इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके अगर हम लोग चेयरपर्सन की बात करेंगे कौन हो जाएगा, तो एम एस साहू जी जो हैं वो इसके क्या हो जाएंगे, चेयरपर्सन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ए न्यू हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम नेम्ड ऑप्टिमा सिक्योर हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच इंश्योरेंस कंपनी। हाल ही में किस बीमा कंपनी द्वारा ऑप्टिमा सिक्योर नामक एक नई स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है, स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है, इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। डायरेक्ट ऑनलाइन क्वेश्चन है, पढ़ो आंसर याद करो, इससे ज़्यादा और कुछ भी याद करने की, कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। HDFC एर्गो की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे HDFC एर्गो की तो रितेश कुमार जी जो हैं वो इसके MD और CEO हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, which organization has launched 2 surveys named Industrial Outlook Survey and Services and Infrastructure Outlook Survey SIOS, which assess the performance of the manufacturing sectors in Q2 फाइनेंशियल ईयर 22। किसी संगठन ने इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे IOS और सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक सर्वे SIOS नाम से 2 सर्वे लॉन्च किए हैं जो कि 2022 के Q2 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रदर्शन का आकलन करते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। क्वार्टरली बेसिस पर जो है ये सर्वे जो है लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। क्वार्टरली बेसिस पर ये सर्वे लॉन्च किए जाते हैं। और जो ये इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे है, ठीक ना, ये जो इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे है इस बार इस सर्वे का 95th एडिशन था, ठीक है ना, 95वां एडिशन था इसका। और ये जो दूसरा वाला है सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक सर्वे, जो ये है इसका कौन सा एडिशन हो जाएगा, तो इस बार इसका 30th एडिशन था ये, ठीक है। इस सर्वे का 30th एडिशन था। बाकी और इस सर्वे के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये दोनों सर्वे का नाम याद रखो और किसने लॉन्च किया, किसने रिलीज़ किया, ये याद रखो। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विच पेमेंट बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद मल्टीलिंक टू बिल्ड नियो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल इंडिया। ग्रामीण भारत में नियो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए मल्टीलिंक के साथ में किस भुगतान बैंक ने भागीदारी की है, पार्टनरशिप की है, ये इसमें पूछा गया है। NSDL पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। NSDL पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और NSDL पेमेंट्स बैंक के अगर हेडक्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो आशुतोष, ठीक है ना, आशुतोष सिंह इसके CEO हो जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2018 में इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर हो जाएगा। मल्टीलिंक की भी यहाँ पर बात हुई है तो मल्टीलिंक भी एक कंपनी है। और मल्टीलिंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है ना। CEO की अगर हम लोग बात करते हैं तो चिराग शाह इसके CEO हो जाएंगे। और 2008 में जो है इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसका, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। नियो बैंक की यहाँ पर बात हो रही है, नियो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो नियो बैंक क्या होता है, हालांकि आप बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए जान लो कि एक वर्चुअल डिजिटल बैंक होती है और इसकी कोई अपनी फिजिकल ब्रांच नहीं होती है, तो उसी को हम लोग जो है नियो बैंक के नाम से जानते हैं। NSDL का हेडक्वार्टर वगैरह मैंने बता दिया है। बाकी एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक, एटलीस्ट इनका हेडक्वार्टर आप लोगों को पता हो तो अच्छा है। बाकी CEO का नाम, एस्टेब्लिशमेंट ईयर वगैरह भी पता है तो ये फिर तो मतलब बहुत ही अच्छा है, फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी NSDL पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। Which bank has partnered with YouGrow Capital to launch a 1,000 crore rupees co-lending program named प्रथम for the MSME sector? किस बैंक ने MSME क्षेत्र के लिए प्रथम नाम से 1,000 करोड़ रुपए का सह उधार कार्यक्रम शुरू करने के लिए YouGrow कैपिटल के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ बड़ौदा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने और YouGrow ने MSMEs के लिए एक को लेंडिंग पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक है ना। ये YouGrow क्या है, यहाँ पर YouGrow की भी बात हो रही है। तो YouGrow जो है एक NBFC है ये, ठीक है ना, NBFC है। और इन दोनों ने मिलकर जो है MSMEs के लिए एक को लेंडिंग पार्टनरशिप किया हुआ है। और इस को लेंडिंग प्रोग्राम का नाम क्या रखा गया है, प्रथम। तो ये नाम आप लोग भी याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है ना।
पूछा जाएगा कि प्रथम नाम से कौन कौन से बैंक ने या किसने किसने जो है को लेंडिंग प्रोग्राम या को लेंडिंग पार्टनरशिप किया हुआ है। तो उस कंडीशन में अगर आप लोगों को नाम नहीं याद रहेगा और किसने किसने किया हुआ तो फिर ये वहाँ पर आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आ पाएंगे ना, कर पाएंगे, गलत कर देंगे। तो इसलिए सारी चीज़ों को याद रखो आप लोग, ठीक। और इस को लेंडिंग प्रोग्राम का नाम प्रथम रखा गया है, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। और इसमें जो है 1000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा, 1000 करोड़ रुपए, 1000 रुपये तक का नहीं, 1000 करोड़ रुपए तक का लोन जो है टारगेट रखा गया है इसमें। एमएसएमई सेक्टर में 1000 करोड़ रुपए तक का लोन देने का टारगेट रखा गया है, ठीक है। और ये जो लोन होगा 50 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। टोटल 1000 करोड़, मैं लिख दे रहा हूँ सारी चीज़ें, टोटल 1000 करोड़ रुपीस तक का को लेंडिंग की जाएगी इसके माध्यम से। और 50 लाख रुपए से लेकर 2.5 करोड़ रुपए तक का लोन जो है एमएसएमई को प्रोवाइड किया जाएगा। 8% उस पर जो है इंटरेस्ट रेट रहेगा। मिनिमम 120 मंथ्स, ठीक है, यानी कि लगभग 12,120, 10 साल के लिए मिनिमम जो है, मैक्सिमम 10 साल के लिए, यानी कि 120 मंथ्स, मैक्सिमम 10 साल के लिए लोन दिया जाएगा। और यूग्रो को मैंने बताया था कि ये एनबीएफसी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। और इसके चेयरपर्सन की अगर हम लोग बात करेंगे तो सचिंद्र नाथ वो यूग्रो के चेयरपर्सन हो जाएंगे, ठीक है। यूग्रो के बारे में हम लोगों ने जान लिया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में भी जान लेते हैं। वडोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर होगा। संजीव चड्ढा ये इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी, ठीक। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में मैंने बताया। इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, एसबीआई और पीएनबी, इनके बारे में सारी चीज़ें आपको पता होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगला देखते हैं। हाउ मच पेनल्टी हैज़ रिसेंटली बीन इम्पोज्ड बाय आरबीआई ऑन मेल्योर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक मदुरई। आरबीआई ने मेल्योर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक मदुरई पर कितना जुर्माना लगाया गया? मदुरई बेस्ड बैंक है ये, और भी इस पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया है। कितना जुर्माना लगाया गया ये इसमें पूछा गया है। 1 लाख रुपये ऑप्शन नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वॉज रीनेम्ड एज। मैक्स बूपा हेल्थ कंपनी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया इसमें पूछा गया है। निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर है, इसका आंसर होगा, ठीक है ना। मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस का नाम बदल कर निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया गया, ऑप्शन नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड वॉज रीनेम्ड एज। मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड का नाम बदल कर क्या कर दिया गया इसमें पूछा गया है। पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा। पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, विच बैंक हैज साइंड एन एमओयू विद आईआईटी गुवाहाटी फॉर फाइनेंसिंग स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने आईआईटी गुवाहाटी के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा इंडियन बैंक, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इंडियन बैंक इसका आंसर हो जाएगा। आईएनडी स्प्रिंग बोर्ड प्रोग्राम के तहत में ये एमओयू साइन किया गया है स्टार्टअप्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो इंडियन बैंक इसका आंसर हो जाएगा। इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ कौन है ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है। हेडक्वार्टर इसका चेन्नई तमिलनाडु में है, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर हम लोग इसकी टैगलाइन की बात करेंगे तो योर ओन बैंक, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी, ठीक। इंडियन बैंक के बारे में मैंने बता दिया। कैनरा, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई के बारे में सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। As per RBI's recent notification, any bank can give the loan up to what amount to another bank's director without the approval of its own board member, ठीक है। आरबीआई, बढ़िया क्वेश्चन है ये, आरबीआई का नोटिफिकेशन है तो बढ़िया क्वेश्चन है ना। आरबीआई कहता वाली जो सीरीज है वहाँ पर भी हम इसको ले सकते थे, लेकिन क्या हुआ कि अभी वो मैंने पेंडिंग कर मतलब होल्ड कर रखा है। और जो सितंबर का सर्कुलर है मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ में ही कराता हुआ चल रहा हूँ, ठीक ना। उसका अगस्त का और जुलाई का जो सर्कुलर है डायरेक्ट मैं क्वेश्चन के साथ में ही कराता हुआ चल रहा हूँ। बाकी जो पिछले ऑर्डर हैं उसको मैं आरबीआई कहता वाली में ले आऊँगा, तो उसको ध्यान से समझना आप लोग। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो और इसमें क्या बोला गया है, आरबीआई की हालिया अधिसूचना के अनुसार कोई भी बैंक अपने बोर्ड के सदस्य की मंजूरी के बिना किसी अन्य बैंक के निर्देशक को कितनी राशि तक का ऋण दे सकता है। इसमें यह पूछा गया है कि कोई भी बैंक किसी दूसरे बैंक के निर्देशक यानी कि एमडी, सीईओ, डायरेक्टर, इन सभी को या फिर इनके फैमिली मेंबर्स को कितने रुपए तक का लोन बिना अपने बैंक बोर्ड की मंजूरी के दे सकता है। मतलब कि अगर कोई एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी भी डायरेक्टर या एमडी, सीईओ को लोन जो है कितने रुपए तक का लोन बिना एसबीआई बोर्ड मेंबर के अप्रूवल के दे सकता है, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ₹5 करोड़, ऑप्शन नंबर ए, 5 करोड़ रुपए तक का, ठीक है ना, 5 करोड़ रुपए तक का। और पहले ये लिमिट जो थी वो 25 लाख रुपए तक हुआ करती थी। तो ये भी ध्यान रखना, दोनों चीज़ें ध्यान रखना। ऑप्शन में दोनों चीज़ें दी गई, 25 लाख और 5 करोड़ भी, तो कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ही 5 करोड़ रुपए, ठीक। पहले यह लिमिट 25 लाख हुआ करती थी। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो आप लोग। पहले यह लिमिट 25 लाख रुपए तक हुआ करती थी, इसे अब आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन के जरिए बदलकर 5 करोड़ रुपए तक कर दिया गया, ठीक है ना। 25 लाख से इसे अब बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। और 1996
1996 में ये 25 लाख वाला अमाउंट जो है ये फिक्स कर दिया गया था, तब से ये बढ़ाया नहीं गया था, ठीक ना। लेकिन अभी आरबीआई ने नए सर्कुलर के बाद में जो है इसमें ये बोला कि कोई भी बैंक किसी दूसरे बैंक के डायरेक्टर या फिर उनके रिलेटिव्स को 5 करोड़ रुपए तक का लोन अपनी बैंक के बोर्ड मेंबर के अप्रूवल के बिना ही दे सकता है, अपनी बैंक के बोर्ड मेंबर के अप्रूवल के बिना ही दे सकता है। ये दोनों लिमिट आप लोग याद रखना, पुरानी और नई। पहले 25 लाख थी, अब जाकर कितनी हो गई है, 5 करोड़ हो गई, ठीक है ना। और ये 5 करोड़ वाली जो लिमिट है ये केवल और केवल पर्सनल लोन के लिए है। कोई भी बैंक का डायरेक्टर, एमडी, सीईओ अगर कोई पर्सनल लोन लेना चाहता है तब उसको 5 करोड़ रुपए तक का लोन बिना किसी बोर्ड मेंबर के अप्रूवल के दिया जा सकता है। लेकिन अगर बिजनेस लोन की बात होगी तो बिजनेस लोन की कंडीशन में ये लिमिट 25 लाख वाली ही है, ठीक ना। बिजनेस लोन जो है 25 लाख तक, पर्सनल लोन जो है वो 5 करोड़ तक बिना बोर्ड मेंबर के अप्रूवल के दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी आते हैं सब लोग जो है इसके दायरे में आते हैं, ठीक है ना। और 5 करोड़ से अगर अधिक का लोन देना होगा तो फिर जो बैंक का बोर्ड होता है, बैंक बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा। 5 करोड़ रुपए तक कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पर्सनल लोन के केस में। 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अगर पर्सनल लोन लेना है तो बैंक बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। बिजनेस लोन अगर लेना है तो बिजनेस लोन के लिए 25 लाख तक की लिमिट अभी भी बरकरार है, और पहले ये लिमिट 25 लाख हुआ करती थी, इसे अब आरबीआई के द्वारा बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया, ठीक। तो मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस क्वेश्चन से संबंधित बता दी गई है, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है। आगे देखते हैं। In order to meet the public's need for digital currencies and to protect people from the uses of the private virtual currencies, which organization ministry is going to introduce central bank digital currency in a phased manner। जनता की डिजिटल मुद्राओं की आवश्यकताओं को पूरा करने और लोगों को निजी आभासी मुद्राओं के उपयोग से बचाने के लिए कौन सा संगठन या मंत्रालय चरणबद्ध तरीके से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पेश करने जा रहा है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ऑप्शन नंबर ए। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आरबीआई जो है वो चरणबद्ध तरीके से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। और ये सीबीडीसी जो है आरबीआई द्वारा डिजिटल फॉर्म में इशू किया गया एक लीगल टेंडर है, जो कि 1-to-1 एक्सचेंजेबल भी है, ठीक है ना। इसको हम लोग एक्सचेंज भी कर सकते हैं। आरबीआई धीरे धीरे पेपर करेंसी से डिजिटल करेंसी की तरफ मूव करने की प्लानिंग कर रहा है, और जिसके लिए ये जो है डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की प्लानिंग की जा रही है आरबीआई के द्वारा। और ये जो कुछ भी होगा ये फेस्ड मैनर में होगा, मतलब कि चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, ठीक है। और इसके पीछे का एक लॉजिक ये भी है कि अगर डिजिटल करेंसी हमारे पास आ जाएगी, डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी जाएगी, तो जो हमारी प्रिंटिंग कॉस्ट है, ठीक है ना, स्टोरिंग कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटिंग और ट्रांसपोर्टिंग जो कॉस्ट होती है, इन सारी चीज़ों को हमको कम किया जा सकेगा, ठीक है। ये सारे खर्चे जो हैं ये बचाए जा सकेंगे, ठीक। और इसकी घोषणा आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने की। किसने की? टी रविशंकर ने, ठीक ना। टी रविशंकर ने इसकी घोषणा की। किसकी घोषणा? कि आरबीआई आने वाले टाइम पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आरबीआई इसका आंसर हो जाएगा। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में होगा। शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर हैं इसके, 4 डिप्टी गवर्नर हुआ करते हैं। आरबीआई के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक ना। एक डिप्टी गवर्नर का नाम मैंने बता ही दिया, बाकी 3 के नाम आपको पता होंगे, महापात्रा वगैरह जो भी हैं, ठीक है ना। एसबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, चेयरपर्सन क्या है, ये आपको पता होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कौन है और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगे। जो लोग पीडीएफ परचेज करते हैं उसमें ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, तो आप लोग इसको याद किया करो। नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है, नीति आयोग का सीईओ कौन है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, कहीं पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हर क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन आते हैं ना, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आप लोगों को उसी टाइम पर रिवाइज कर लेनी होती है, अलग से पीडीएफ लेकर रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं होती। चलिए अगला देखते हैं। Which bank has appointed Paisalo Digital as its national corporate business correspondent? किस बैंक ने पैसालो डिजिटल को अपना राष्ट्रीय कॉर्पोरेट व्यापार संवाददाता नियुक्त किया हुआ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ई। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो पैसालो डिजिटल है, पैसालो डिजिटल का ये काम होगा कि अब ये एसबीआई के फिनेंशियल इंक्लूजन और फिनेंशियल सर्विसेज को इम्प्रूव करेगा और इंक्रीज भी करेगा, ठीक है ना। साथ ही साथ में पैसालो जो है
वो फुल्ली डिजिटल स्मॉल लोन बिजनेस पर भी फोकस करेगी। एसबीआई का जो हमारा डिजिटल स्मॉल लोन बिजनेस है उसको, उस पर भी जो फोकस करना होगा पैसालो डिजिटल को, उसको भी और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, क्या क्या और उसमें इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं, क्या क्या उसमें क्रिएटिव इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर काम जो है पैसालो डिजिटल करेगा। तो ऑप्शन नंबर ई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने इसका आंसर हो जाएगा। और इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर बताया ना, हेडक्वार्टर, टैगलाइन, एमडी, सीईओ आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स डे, आयकर दिवस इज एनुअली सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट इन इंडिया। भारत में आयकर दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, ये इसमें पूछा गया है। और 24 जुलाई ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। 24 जुलाई ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और इस बार 24 जुलाई 2021 को 161 इस बार 24 जुलाई को 161वां इनकम टैक्स डे सेलिब्रेट किया गया, ठीक है ना। और 24 जुलाई 1860 लिख रहा हूँ मैं, 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन के द्वारा इस दिन को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है ना। 24 जुलाई 1860, 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन के द्वारा इस दिन को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी 24 जुलाई, और इस बार 161वां जो है आयकर दिवस सेलिब्रेट किया गया था। आगे बढ़ेंगे। हाउ मच लोन अमाउंट हैज़ बीन सैंक्शनड बाय द इन्वेस्टमेंट आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFSC टू HDFC लिमिटेड टू बूस्ट ग्रीन हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया। भारत में ग्रीन हाउसिंग फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए HDFC लिमिटेड को विश्व बैंक समूह की निवेश शाखा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा कितनी ऋण राशि मंजूर की गई है, ये इसमें पूछा गया है। 250 मिलियन USD ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 250 मिलियन USD ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग इसकी INR में बात करें तो 1858 करोड़ रुपए, ठीक ना। 1858 करोड़ रुपए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। हाउसिंग फॉर ऑल के तहत में ये लोन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए 250 मिलियन USD इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू ₹10 lakhs टू स्मॉल रिटेलर्स व्हिच बैंक हैज़ लॉन्च्ड एन ओवरड्राफ्ट स्कीम नेम्ड दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम। छोटे खुदरा विक्रेताओं को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना नामक एक ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की है। इसमें ये पूछा गया कि कौन से बैंक के द्वारा दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम शुरू की गई है और इस स्कीम में होगा क्या, ये क्वेश्चन में बता दिया गया है। जो स्मॉल रिटेलर्स होंगे उनको 10 लाख रुपए तक का फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक ना। ये जो दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम है इसमें स्मॉल रिटेलर्स को 10 लाख रुपए तक का फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और ये दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम कौन से बैंक के द्वारा जो है ये लॉन्च की गई है, ये इसमें पूछा गया है। इसका जो आंसर होगा HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी HDFC बैंक इसका आंसर हो जाएगा। स्मॉल रिटेलर्स को 10 लाख रुपए तक का फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए HDFC बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। HDFC बैंक ने कॉमन सर्विसेज सेंटर ई गवर्नेंस ऑफ इंडिया, कॉमन सर्विसेज सेंटर्स ई गवर्नेंस ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर इसे लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर, टैगलाइन, MD, CEO, एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। और आज हम लोगों ने जो है 28 जुलाई तक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। कल हम लोग जो वहाँ पर वीडियो डिस्कस करने वाले हैं वहाँ पर हम लोग 29 से लेकर 31 जुलाई तक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। अगस्त महीने की PDF ऐप पर अवेलेबल है, जिन लोगों को परचेस करना है आप लोग जाकर वहाँ से PDF वगैरह परचेस कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने अपने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया कि आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर मतलब जरूर से जरूर ऐप को रेट और रिव्यू करिए, ठीक है ना। वहाँ पर अपना फीडबैक दीजिए, अपना कमेंट करिए और इसको जो रेटिंग वगैरह देनी होती है आप लोग वहाँ पर जाकर करिए। इसमें एटलीस्ट आप लोगों को कोई चार्ज नहीं लगने वाला, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें हैं, तो आप लोग कर दो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है मुझे, ठीक। तो चलिए, थैंक यू।